नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज की अपनी सीरीज़ रहेगी वो सीरीज़ रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, आज अपन ने थोड़ा सा सीरीज़ में बदलाव किया है, तो वो आपको किस प्रकार लगता है उसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने प्रश्नों को टाइप ना करते हुए PDF के आधार पर ही उसको सेलेक्ट किया है, तो वो किस प्रकार रहेंगे उसको आप ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, आज ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे और पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 1। और उसमें दोस्तों आपको आज मैं बता दूँ सीधा सीधा यहाँ पे PDF के तौर पर ध्यान रखना दोस्तों। एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ। इसमें अपने PDF के तौर पर अपन यहाँ पे प्रश्नों को सिलेक्ट किए हैं, तो किस प्रकार आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगती है PDF के आधार पर उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पे, प्राचीन काल में तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों यहाँ पे प्राचीन काल के अंदर जो तक्षशिला था वो किस लिए प्रसिद्ध था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, अश्वारोहण के लिए, अश्वारोहण, छद्म युद्ध, धनुर्विद्या या रथों की दौड़ की प्रतियोगिता के लिए, किसके लिए तो प्रसिद्ध था वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में जो अपनी PDF यानी प्रिंटेड जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो कैसे हैं, या फिर टाइप के आधार पर ही पहले जैसे ही रखे वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो तक्षशिला है वो यहाँ पे धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे धनुर्विद्या, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, किस मुस्लिम शासक की पोलो खेलते उस समय घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई। दोस्तों यहाँ पे कौन सा मुस्लिम शासक है जिसकी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर। प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है जो घोड़े से गिरने के कारण जो मुस्लिम शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। दोस्तों यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिर के नीचे मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे यंग मैन, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है जिसे अपन YMCA के नाम से जानते हैं, वो शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, वो अपने को यहाँ पे बताना है, जिसे अपन YMCA के नाम से जानते हैं दोस्तों। YMCA ध्यान रखना है, YMCA इसकी स्थापना कब हुई थी, जिसे यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यंग मैन या YMCA की स्थापना 1920 लखनऊ, ध्यान रखना तो 1920 में YMCA की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4। क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों आप। और आज की प्रश्नोत्तरी किस प्रकार आपको दिखती है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे आज प्रिंटेड क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। अगर अपन यहाँ पे टाइप करके ही क्वेश्चन वापस लाते हैं या फिर ऐसी प्रश्नोत्तरी भी आपको सही दिखने में आसानी रहती है तो आप ज़रूर बताइए। प्रश्न नंबर 4 यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ध्यान रखना दोस्तों YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे। दोस्तों यहाँ पे प्रथम प्रधानाचार्य पूछे गए हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। GD सोंदी, P कुबर्टीन, SC बक या फिर CA बूचर। दोस्तों वो YMCA जिसे अपन YMCA के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1920 के अंदर मद्रास में हुई थी, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके प्रथम प्राचार्य कौन थे। प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे SC बक, ध्यान रखना हैरी क्रो बक है दोस्तों, वो YMCA के प्रथम प्राचार्य रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक छल्ले क्या संकेत देते हैं। दोस्तों जो ओलंपिक छल्ले होते हैं वो क्या संकेत देते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 5 नदियाँ, 5 पर्वत, 5 महाद्वीप या 5 महादेश। दोस्तों जो ओलंपिक छल्ले होते हैं ये ओलंपिक छल्ले क्या संदेश देते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये ओलंपिक झंडा होता है, इसमें ओलंपिक छल्ले क्या संदेश देते हैं। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाले हैं 5 महाद्वीपों का ये अपने को यहाँ पे संदेश देते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 महाद्वीप। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6
प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे फीडीपीडियस नामक संदेश वाहक कहाँ का निवासी था। दोस्तों फीडीपीडियस ये व्यक्ति का नाम है, ये संदेश वाहक है, ये कहाँ का निवासी था वो अपने को यहाँ पे बताना है। कहाँ का निवासी था, तो एथेंस, रोम, स्पार्टा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों फीडीपीडियस नामक संदेश वाहक कहाँ का निवासी था। प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एथेंस का निवासी था। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एथेंस। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे कौन सा मुगल बादशाह पोलो खेल से जुड़ा था। यहाँ पे कौन सा मुगल बादशाह है दोस्तों जो यहाँ पे पोलो खेल से, ध्यान रखना है दोस्तों, पोलो खेल से जुड़ा हुआ था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा मुगल बादशाह है जो पोलो खेल से जुड़ा हुआ था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ वापस से। तो चलिए दोस्तों, अब बताना है आपको प्रश्न नंबर 7, कौन सा मुगल बादशाह है वो पोलो खेल से जुड़ा हुआ था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों पहली बार आज इस प्रकार अपन प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे हैं, तो वो कैसी लग रही है आपको उसके बारे में भी ज़रूर बताइए, या फिर पीछे जो पहले लाते थे उसी प्रकार टाइप करके लाए, वो आप एक बार ज़रूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी आपके लिए नई ज़रूर रहेगी, किस प्रकार आपको देखने में और प्रश्नों को आपके सामने जो दोनों प्रश्न एक साथ आ रहे हैं वो किस प्रकार आपको पसंद आते हैं या नहीं आते, उसके बारे में आज की प्रश्नोत्तरी के बारे में ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, या फिर पहले की तरह ही अपन क्लास को ज़रूर लेकर आए। तो प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे मुगल बादशाह जो पोलो खेल से जुड़ा था, प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा यहाँ पे अकबर है, ये पोलो खेल से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे एगो का संबंध कहाँ से था। दोस्तों यहाँ पे एगो है, इसका संबंध कहाँ से था वो अपने को यहाँ पे बताना है। रोम, चीन, ईरान या फिर ग्रीस। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे एगो का संबंध है वो ग्रीस से था। और ग्रीस में दोस्तों यहाँ पे ग्रीस को चार उस राज्यों में उसको डिवाइड किया गया था, जिसे होमर, स्पार्टा, पूर्व एथेंस, उत्तर एथेंस के नाम से जगह गया था। जो एगो पद्धति थी वो दोस्तों वो यहाँ पे एथेंस काल से संबंधित थी, तो ग्रीस से संबंधित इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे जेवलिन थ्रो कौन सा रास्ता का पालन करता है। जो जेवलिन थ्रो होता है, जो भाला होता है, वो कौन से रास्ते का पालन करता है उसका अपने को यहाँ पे बताना है। पैराबोलिक पाथ, हाइपरबोलिक पाथ या फिर ट्रेजेक्टरी पाथ, के और गे दोनों, इनमें से कौन सा आंसर रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 का आंसर बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो अपन हवा में भाला फेंकते हैं दोस्तों, वो भाला कौन से पथ या रास्ते को पालन करता है उसके बारे में अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है ट्रेजेक्टरी पाथ। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो हवा में जो भाला फेंकते हैं ऊपर, वो ट्रेजेक्टरी पाथ का पालन करता है, पैराबोलिक या नहीं करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे निम्न में से भारतीय पारंपरिक खेल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे भारतीय पारंपरिक खेल है वो कौन सा नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। चिड़िया बल्ला या पच्चीसी, पोसंपा या फिर गिल्ली डंडा, कौन सा खेल है जो भारतीय पारंपरिक खेल नहीं है। प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे चिड़िया बल्ला है वो यहाँ पे भारत का पारंपरिक खेल नहीं है। साथ में गिल्ली डंडा, पोंपसा या पच्चीसी, ये भारतीय के पारंपरिक यानी पुराने खेल है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों। और आज की प्रश्नोत्तरी के बारे में आप जरूर दोस्तों अपने सुझाव जरूर दें कि किस प्रकार आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है, नहीं आती, या पहले की तरह अपन क्लास को लेकर आए, या फिर आज की क्लास भी सही है। क्योंकि अगर इस प्रकार अपन क्लास लेते हैं तो ज़्यादातर प्रश्नों को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें अपने को यहाँ पे टाइपिंग टाइम कम लगता है। प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों। यहाँ पे औषधि जिसे अपन ड्रग्स के नाम से जानते हैं दोस्तों, जो पेशी की मात्रा और पेशी आकुंचन की अतिरिक्त शक्ति को बढ़ा देती है, वे क्या कहलाते हैं। कैफीन, कोर्टिकोस्टेरॉइड, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड या फिर बेटा ब्लॉकर्स। दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया है सीधा सीधा कि ऐसी कौन सी औषधि या ड्रग्स है जो पेशी की मात्रा, संकुचन और उसकी शक्ति को बढ़ा देती है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड होते हैं।
जो नशीले पदार्थ होते हैं वो पेशी की मात्रा संकुचन को बढ़ा देते हैं, उसमें अतिरिक्त शक्ति बढ़ा देते हैं। क्योंकि और इसकी जांच के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको पता है वाडा और नाडा, ध्यान रखना दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी खिलाड़ियों को यहाँ पे नशे से संबंधित इनकी जाँच करती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों यहाँ पे, अस्थियों की मृदुलता यानी सॉफ्टनेस, ध्यान रखना है दोस्तों, अस्थियों की मृदुलता है वो किसे कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ऑस्टियोमलेशिया, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट या फिर ओस्टियोपोरोसिस। दोस्तों यहाँ पे अस्थियों की मृदुलता जिसे अपन सॉफ्टनेस यानी अस्थियों को कमजोरी भी कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ओस्टियोमलेशिया, ध्यान रखना है। ओस्टियोमलेशिया अपन हड्डियों की मृदुलता या सॉफ्टनेस को ओस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों, और क्लास को जरूर शेयर करिए, एक बार आप क्लास को जरूर शेयर करते रहे दोस्तों। और प्रश्न आज की क्लास किस प्रकार आपको पसंद आती है या नहीं आती है उसके बारे में भी आप जरूर बताइए, या फिर कल की तरह ही अपन प्रश्न उत्तरी लेकर आए वो आप जरूर आज इसके बारे में कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, क्रायोथेरेपी किसका प्राथमिक उपचार है। क्रायोथेरेपी किसका प्राथमिक उपचार है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्रायोथेरेपी किसका प्राथमिक उपचार है दोस्तों। यहाँ पे क्रायोथेरेपी किससे संबंधित होती है, तो क्रायोथेरेपी ठंडा पानी, ध्यान रखना है दोस्तों, ठंडा पानी से संबंधित उपचार की विधि होती है। तो ये किससे संबंधित रहेगी, मोच, रक्त स्त्रावणी या संधि से संबंधित या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है उपरोक्त सभी, यानी स्प्रेन, मोच, जॉइंट से और ब्लड निकलता है उस टाइम में, इनसे सभी से क्रायोथेरेपी इसमें काम आती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 14 रहेगा, खेल कूद की चोटों को किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है, यानी न्यूनतम किया जा सकता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। खेल कूद की चोटों को किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है, वर्गीकरण द्वारा, वाष्प स्नान, अंग गर्दन या फिर इनमें से कोई नहीं। खेलकूद में लगने वाली चोटों को कम कैसे कर सकते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 14 से आंसर रहेगा दूसरे पे, अंग गर्दन जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, यानी मांसपेशियाँ और जो अंग होते हैं शरीर के उनमें एक्सरसाइज के द्वारा उसमें तनाव पैदा करके आसानी से चोटों को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, वो रहने वाला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, घुटने की उपस्थिति में, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 15, घुटने की उपस्थिति में हुई क्षति सामान्यतः किससे जोड़ी जाती है। जो घुटने के अंदर क्षति हो जाती है उसको किससे जोड़ते हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। घुटने की उपस्थिति में हुई क्षति सामान्यतः किससे जोड़ी जाती है, यानी किससे जोड़ी जाती है का मतलब यह है दोस्तों यहाँ पे, कौन से खेलों में ज़्यादातर घुटने से क्षति होती है, तैराकी, मुक्केबाजी, नौकाविहार या फुटबॉल। प्रश्न नंबर 15 से आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे, फुटबॉल में सबसे ज़्यादा घुटने की चोट इन खेलों में अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखें दोस्तों 16। प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 होगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे, खेल कूद में हुई क्षतियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या उपयोग है। दोस्तों खेल कूद में जो क्षतियाँ हो जाती है उसमें स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या उपयोगी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सुधारात्मक व्यायाम करते हैं, जल चिकित्सा, क्रायोथेरेपी है, उनमें से कोई नहीं। दोस्तों खेल कूद में जो क्षतियाँ हो जाती है उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या उपयोगी होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 16 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है सुधारात्मक व्यायाम, जिसे अपन करेक्टिव एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। यानी जल चिकित्सा अपन दे ही देते हैं, क्रायोथेरेपी कर देते हैं, लेकिन बाद में भी अपने को फिजियोथेरेपी यानी सुधारात्मक व्यायाम जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसे अपन यहाँ पे करेक्टिव एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है विश्व स्वास्थ्य की स्वास्थ्य संबंधी अवधारणा, ध्यान रखना है किससे संबंधित है, यानी विश्व स्वास्थ्य की स्वास्थ्य संबंधी अवधारणा किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। रोग मुक्ति के लिए, संपूर्ण तंदुरुस्ती के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए या फिर मानसिक स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों यहाँ पर WHO से संबंधित बात की जा रही है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, तो उसने बताया है कि विश्व स्वास्थ्य की जो स्वास्थ्य संबंधी अवधारणा है वो किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे संपूर्ण तंदुरुस्ती है, तो वो अपने को यहाँ पे संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे मेरुदंड, जिसे अपन स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, कि तिरछी वक्रता यानी ओब्लिक कर्व हो जाता है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे किससे प्रश्न पूछा गया है, तो वो बीमारी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि मेरुदंड की तिरछी हो जाना है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। दोस्तों ये रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन ये ऐसे तिरछी हो जाती है, तो उसे अपन किस बीमारी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे मेरुदंड की अगर तिरछापन आ जाता है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 में, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन स्कोलियोसिस के नाम से जानते हैं। यानी तिरछापन आ जाता है, चाहे वो दाईं तरफ आए चाहे बाईं तरफ आए, तो वो तिरछापन हो जाता है, उसे अपन स्कोलियोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 रहेगा दोस्तों यहाँ पे मुक्त वायु अंतरिक्ष, ध्यान रखना है दोस्तों, मुक्त वायु अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पदार्थ मार्ग को क्या कहते हैं। यानी हवा में अपन कोई भी वस्तु फेंकते हैं, तो उसमें जो प्रक्षेपित की जाती है कोई भी चीज़ को, तो उसका मार्ग को क्या कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों हवा में अपन कोई भी चीज़ फेंक सकते हैं, चाहे गोला फेंकते हैं, तस्तरी फेंकते हैं या फिर भाला फेंकते हैं, तो मुक्त वायु अंतरिक्ष यानी हवा में फेंकी गई कोई भी प्रक्षेपित यानी पदार्थ है, उसका मार्ग को क्या कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। चाल, असामान्य वक्रता, वेग या फिर पैराबोला। प्रश्न नंबर 19 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो वो यहाँ पे पैराबोला, जिसे परवलय के नाम से जानते हैं, पैराबोला इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों, यहाँ पे अवधि, जिसे अपन पीरियड के नाम से जानते हैं, तो अवधि किसकी माप है, अवधि है वो किसकी माप है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दूरी की, बल, समय या विस्थापन। प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है अवधि है वो समय की माप होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों समय यानी टाइम से संबंधित होती है। और आज की प्रश्नोत्तरी दोस्तों आपको कैसी लगती है, आज जो पीडीएफ के आधार पर अपन ने प्रश्नोत्तरी सेलेक्ट की है वो कैसी लगती है, या फिर कल जो टाइपिंग पिछली जो क्लासें लेते हैं उसी के आधार पर क्लास लेकर वापस आए, उसके बारे में आप ज़रूर अपने सुझाव एक बार कमेंट बॉक्स में शेयर करें, क्योंकि आज की प्रश्नोत्तरी आपको ट्रायल के आधार पर सेलेक्ट की गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे चाल, ध्यान रखना है दोस्तों, चाल किसके माध्यम से सूचित होती है। दोस्तों यहाँ पे चाल होती है वो किसके माध्यम से सूचित होती है, यानी किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर से, सेंटीमीटर ओवर से, न्यूटन से या किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, चाल होती है वो किलोमीटर पर ओवर, यानी एक घंटे में कितने किलोमीटर चल रहे हैं, तो किलोमीटर पर स्क्वायर के आधार पर अपन चाल को मापते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे गति के प्रथम नियम, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे गति के जो प्रथम नियम है को ये भी कहा जाता है, यानी गति का जो प्रथम नियम है वो मैं उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से, ऊर्जा संरक्षण, जड़त्व का नियम या फिर गति मात्रा के स्थानांतरण का नियम। प्रश्न नंबर 22 सही आंसर रहेगा दोस्तों, गति का जो प्रथम नियम है उसे अपन जड़त्व का नियम, जिसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे यांत्रिकी, जिसे अपन मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, और भौतिकी जिसे अपन फिजिक्स के नाम से जानते हैं, कि वह शाखा है जो विश्लेषण यानी एनालिसिस करती है उन पिंडों का, यानी कौन से पिंडों का करती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जो विश्लेषण करती है उन पिंडों का, यानी कौन से पिंडों का विश्लेषण करती है, जो विराम अवस्था में होते हैं, जो गति अवस्था में होते हैं, क और ख दोनों, या फिर उसमें से कोई नहीं। दोस्तों मैकेनिक्स और फिजिक्स है वो
कौन सी पिंडों का एनालिसिस करती है, कौन सी वस्तुओं का एनालिसिस करती है, विराम अवस्था वाली या गति अवस्था वाली, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। मैकेनिक्स और जो भौतिकी होती है उसमें जो वस्तुएं होती है उनका कौन सी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, तो जो गतिमान अवस्था में होती है उन्हीं का ही मैकेनिक्स और फिजिक्स के अंदर यहाँ पे अपन अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो गति में अवस्था में होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 रहेगा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 24 देखें दोस्तों, बल के कारण का वर्णन करने वाली यांत्रिकी की शाखा कौन सी है। दोस्तों जो बलों के कारण के या प्रभाव को परिभाषित करने वाली यांत्रिकी की शाखा कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बता रहा है। बल गति विज्ञान, शुद्ध गति विज्ञान, जीव यांत्रिकी या तरल यांत्रिकी। बल के कारण का वर्णन करने वाली, दोस्तों मैंने बताया था अपने थ्योरी की क्लास में बताया था कि एक शुद्ध गति विज्ञान होती है और एक होती है वो बल गति विज्ञान, यानी एक होती है काइनेमेटिक्स और एक होती है काइनेटिक्स। दोस्तों जो काइनेमेटिक्स होती है वो शुद्ध गति विज्ञान और जो बल गति विज्ञान होती है वो काइनेटिक्स यानी बल के कारणों को समझाती है। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी बल गति विज्ञान है वो यहाँ पे बल से संबंधित, ध्यान रखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, बल गति विज्ञान बल के कारणों का प्रभाव बताती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यांत्रिकी की वह शाखा जो उस बल की विवेचना करती है जो गति की स्थिति को पैदा करता है या बदलता है, क्या कहलाती है। दोस्तों आज के प्रश्न उत्तर में प्रश्न भी आपको थोड़े से हार्ड जरूर लगेंगे, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। यांत्रिकी वह शाखा जो उस बल की विवेचना करती है जो गति की स्थिति को पैदा करता है या बदलता है। बल गति विज्ञान, शुद्ध गति विज्ञान, जीव यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी। प्रश्न नंबर 25 सही आंसर रहेगा दोस्तों बल गति विज्ञान यानी काइनेटिक्स। काइनेटिक्स होती है दोस्तों वो गति पर बल के प्रभाव को बताती है और जो काइनेमेटिक्स होती है वो शुद्ध गति विज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे अंतर अस्थिपंजर यानी इंटर स्केलेटल सिस्टम होता है जिसे अपन अंतर अस्थिपंजर कहते हैं में होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। चर्मावरण, बाल, नखें, अस्थियां और उपास्थियां, सिर्फ अस्थियां या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी इंटरनल स्केलेटल सिस्टम जो अंदर अपना कंकाल तंत्र होता है दोस्तों अंदर वाला, उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है अस्थियां और उपास्थियां, यानी इसके अंदर हड्डियां और उपास्थियां इसके अंदर शामिल होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोक्सिमल डिस्टल। प्रोक्सिमल और इसका अपोजिट होता है डिस्टल, जिसे अपन हिंदी में समीपस्थ और दूरस्थ के नाम से जानते हैं। वर्धन का अर्थ है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रोक्सिमल डिस्टल वर्धन का अर्थ है वो अपने को यहाँ पे बताना है, यानी सुषुम्ना से बाहर की ओर विकास, कोई एक रूप वर्धन और विकास नहीं, सामान्य से विशेष का वर्धन, मस्तिष्क से शरीर के निचले हिस्सों का तक का वर्धन या विकास। वर्धन को बोलते हैं अपन दोस्तों यहाँ पे विकास के नाम से जानते हैं, जो वर्धन शब्द है उसे अपन विकास के नाम से जानते हैं। तो प्रोक्सिमल डिस्टल का अर्थ क्या होता है, प्रश्न नंबर 27 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मस्तिष्क से शरीर के निचले हिस्सों का तक का जो वर्धन या विकास होता है उसे प्रोक्सिमल डिस्टल के नाम से, यानी समीपस्थ से दूर की तरफ, ध्यान रखना दोस्तों, समीपस्थ से दूर की तरफ जो विकास होता है, यानी सिर से लेकर जो पैर तक निचले हिस्से तक जो विकास होता है उसे अपन प्रोक्सिमल डिस्टल यानी समीपस्थ दूरस्थ विकास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे शीर्ष पूछिए जिसे अपन स्पेलोकोडल के नाम से जानते हैं का वर्धन का अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों शीर्ष से पूछिए यानी सिर से लेकर पैर तक जिसे अपन स्पेलोकोडल के नाम से जानते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, सामान्य से विशेष का विकास, कोई समरूप वर्धन और विकास नहीं, वर्धन और विकास जन्म से मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, वर्धन मस्तक से नीचे की ओर होता है। प्रश्न नंबर 28 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वही अपने को ध्यान रखना है, यानी मस्तिष्क से नीचे की ओर पैर तक जो विकास होता है उसे अपन सिर से पूंछ तक का विकास कहते हैं। प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वर्धन मस्तक से नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29
और आज की प्रश्नोत्तरी में दोस्तों प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं, वो भी आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसके बारे में ज़रूर बताइए। लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता दूं, चाहे आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और आज की जो प्रश्नोत्तरी सेलेक्ट बनाई गई है वो किस प्रकार आपको पसंद आती है नहीं आती है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। या पहले की तरह ही अपन प्रश्नों को वापस टाइप करके फिर से सेलेक्ट करें, उसके बारे में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए एक बार दोस्तों सभी। या फिर आज की प्रश्नोत्तरी ली जा रही है वो भी आपके लिए आपको पसंद आती है या नहीं आती है, उसके बारे में ज़रूर बताइए एक बार। प्रश्न नंबर 29 देखें दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे, खेल का अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। दोस्तों जो स्पोर्ट्स का जो अतिरिक्त ऊर्जा जिसे अपन सर प्लस एनर्जी थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया है वो अपने यहाँ पे बताना है। मैकडूगल, कार्ल ग्रूस, लाजरस, हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है हर्बर्ट स्पेंसर, यानी इसे स्पेंसर सीलर थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी स्पेंसर सीलर थ्योरी भी कहते हैं अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत को। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सीखने के नियम किसने प्रस्तुत किए। दोस्तों यहाँ पे लर्निंग लॉ है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। वाटसन, कार्लसन, थांडाई या मैकडूगल। सीखने के नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। प्रश्न नंबर 30 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया गया। सीखने के नियम दोस्तों जो थॉर्नडाइक ने बताए थे वो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, इस प्रकार से जो नियम बताए थे वो थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के नियम दिए गए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सीखने का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। यहाँ पे सीखने का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है, ये किसने प्रस्तुत किया है वो अपने यहाँ पे बताना है। थॉर्नडाइक, एसिबक, गेस्टाल्ट या फिर जी.डी. सोंदी। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सीखने के सिद्धांत है और सीखने के नियम है वो दोनों यहाँ पे थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 रहेगा यहाँ पे, उपलब्धि अभिप्रेरणा जिसे अपन अचीवमेंट मोटिवेशनल के नाम से जानते हैं, किसका समानार्थक है। दोस्तों यहाँ पे उपलब्धि अभिप्रेरणा है वो किसका समानार्थक है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बायोफीडबैक सिद्धांत, मस्कुलर बायोफीडबैक सिद्धांत, न्यूरो बायोफीडबैक सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। उपलब्धि अभिप्रेरणा किसका समानार्थक है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 32 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है बायोफीडबैक सिद्धांत का समानार्थक या इसके समानुपाती, इसके समान ही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 रहेगा वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्लाज्मा में बायोफ्रोनोजल अलग करने पर क्या बचता है। दोस्तों जो प्लाज्मा है उसमें फाइब्रोनोजल, ध्यान रखना है दोस्तों, फाइब्रिनोजन है वो अलग कर लेते हैं तो उसमें क्या बच जाता है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सेरम, ग्लोबुलिन, हेपेरिन या फिर लाल रक्त, यानी प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन। दोस्तों ये क्या शब्द है तो ये थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा, कट रहा है, तो इसे अपन फाइब्रोनोजन के नाम से जानते हैं, फाइब्रिनोजन। तो अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को अलग कर लेते हैं तो वो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 33 सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे अपन सीरम के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा में से अगर अपन फाइब्रिनोजन को अलग करते हैं तो सीरम रहेगा। नेक्स्ट और अगर आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न नंबर 34 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे, आरंभ से संवर्धित निष्पादन। ध्यान रखना दोस्तों, आरंभ से संवर्धित निष्पादन यानी परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड। परफॉर्मेंस को अपन क्या करते हैं उसमें वृद्धि कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्रमिक यानी डिक्लाइन, ह्रास का संकेत किससे मिलता है। दोस्तों इसका कहने का मतलब, आपको ये प्रश्न पूछा भी जाता है दोस्तों, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं आपको बता दूं, यानी आरंभ में तो उसमें वृद्धि होती है, किसी भी चीज़ को सीखने में आरंभ में वृद्धि होती है, लेकिन बाद में उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है, डिक्लाइन होते हैं, ह्रास का संकेत मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, नतोदर ग्राफ, उन्नतोदर ग्राफ, यानी कॉनकेव, कॉन्वेक्स ग्राफ या कह दोनों उपरोक्त सभी। यानी शुरू में तो वृद्धि होती है किसी भी चीज़ में और बाद में वो नीचे डाउन आने लगती है, कमी होने लगती है, तो वो कौन सा ग्राफ कहलाता है। प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उन्नतोदर ग्राफ। ध्यान रखना दोस्तों, उन्नतोदर ग्राफ है वो कहते हैं, यानी शुरू में उन्नति होती है, बाद में उसमें ह्रास होने लगता है किसी भी चीज़ में, तो उन्नतोदर ग्राफ, कॉन्वेक्स ग्राफ के नाम से जानते हैं।
तो दोस्तों आज 34 प्रश्नों का अपन ने 34 प्रश्नों का एनालिसिस किया है। कितने प्रश्न आप सही कर पाए हैं वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। स्कोर कितना पर आपका रहा है और क्लास कैसी लगी आज की। जो अपन ने मेन तो आज की सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, आपकी फीडबैक के लिए मैं बता दूं आज के लिए यहाँ पे क्लास कैसी लगी वो बताइए एक बार ज़रूर, क्योंकि आज की प्रश्नोत्तरी इसी प्रकार लाइए या फिर वापस जो पुरानी तरीके से लाते हैं उसी प्रकार अपन प्रश्नों को सिलेक्ट करें, वो ज़रूर बताइए एक बार। तो मिलते हैं दोस्तों कल तब नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।